नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। और आपके साथ मैं हूं आयुष चित्रांश। आयुष्मान योजना का लाभ प्रदेश के ज्यादा लोगों को मिले, इसके लिए सरकार ने आयु सीमा को बढ़ा दिया है। सरकार ने अब 3 लाख तक की सालाना आय वाले परिवारों को इस योजना में शामिल करने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाए। हुड्डा ने कहा है कि सरकार का यह दावा है कि आयुष्मान योजना में अब 38 लाख परिवार और शामिल होंगे। हुड्डा ने यह भी कहा कि प्रदेश में कुल 55 लाख परिवार हैं, जिनमें से 38 लाख आयुष्मान योजना में शामिल हुए हैं। इससे यह साफ है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार ने पीएम आवास योजना को सरेंडर कर दिया है, जिससे गरीब लोगों को पक्के मकान नहीं मिल पाएंगे। कांग्रेस की सरकार ने गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट देने की योजना बनाई थी, जिसको सरकार ने बंद कर दिया है। आयुष्मान जो मैं कह रहा था आपको, इस स्कीम के अंदर जो है, जो भी 3 लाख रुपए से जिस परिवार की कमाई होगी 3 लाख रुपए तक की, उसको हम कहेंगे। और ये 38 लाख कितने एक्सटेंडेड टू 3 लैक्स 38 लाख फैमिली कवर करेंगे। तो कुल परिवार है हमारे 55 लाख प्रदेश में। इसका मतलब 38 लाख इन्होंने करे हैं, तो इसका मतलब क्या, 55 में से 38 की 70% हो गया। 70% परिवार पॉपुलेशन जो है उसकी पर कैपिटा इनकम इज लेस देन 60,000, विच अपीयर्स दैट हरियाणा, जो मैं कह रहा हूँ बार बार, आर्थिक तौर पे बहुत पिछड़ गया। वो अगर ये आंकड़े सही है इनके, तो हरियाणा तो बीमारू स्टेट बनने जा रही है। और इस सरकार ने जो है 1,43,000 जो गरीब आदमियों के मकान थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने देने थे, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देना था, 40% स्टेट गवर्नमेंट को देना, वो नहीं दिए, सरेंडर कर दिए 1,40,000 मकान, और वो यूपी गवर्नमेंट ले गई और हमारे वो रह गए। इसी प्रकार से एक और हाउसिंग स्कीम होती है, जो जिसको कहते हैं आपको बेनिफिशरी लेड स्कीम। उसमें भी जितने मकान बनने चाहिए थे उसके 20% भी नहीं बने। मैं डिटेल आपको कहोगे दे दूंगा, एक मिनट पकड़िए। प्लॉट हमने चिंतित किए थे, हमारी गवर्नमेंट के टाइम 7 लाख के करीब हमने किए थे 100-100 गज के प्लॉट, और 3,82,000 प्लॉट हमने मुफ्त दिए थे, अलॉट किए थे। इस सरकार ने कितने किए हैं? एक भी नहीं किया। जो गरीब आदमी की हाउसिंग होती है वो भी सरेंडर कर दी। तो ये, और जबकि इनका वायदा था कि 2022 तक हर उसको हम छत देंगे। तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने जो सवाल उठाए वो आप अभी सुन रहे थे। और आज की बड़ी बहस के कुछ सवाल हैं, उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल इसी से संबंधित, आयुष्मान योजना पर विपक्ष ने जो सवाल उठाया उसके क्या मायने हैं। दूसरा सवाल यह है कि प्रगतिशील हरियाणा की क्या आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि ये बात भी भूपेंद्र हुड्डा कह रहे थे। आर्थिक स्थिति पर जो विपक्ष दावा कर रहा है उसमें सच कितना है। सवाल यह भी है कि क्या पीएम आवास योजना को भी सरकार ने सरेंडर कर दिया है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सारे सवालों को नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र यादव की तरफ से उठाया गया। लेकिन अब सवाल यहां पर यह भी है कि भूपेंद्र हुड्डा जो बात कह रहे हैं उसके मायने किस तरीके से देखे जाएं और इसके क्या मायने हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति सही नहीं है, ये बात भूपेंद्र हुड्डा कहते हुए नजर आए हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जवाहर यादव जी जुड़ रहे हैं, सीएम के ओएसडी हैं। जवाहर यादव जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। इसके अलावा विजय कौशिक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं। विजय कौशिक जी, आपका स्वागत। रजमन डहीनवाल जी हैं, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, बहुत स्वागत रजमन डहीनवाल जी आपका। और सुखबीर तंवर जी आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुखबीर जी, आपका भी स्वागत है। जवाहर जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं चर्चा के। भूपेंद्र हुड्डा के स्टेटमेंट को आपने सुना होगा, और आज जिस बात को वो कह रहे थे, चाहे पीएम आवास योजना को सरेंडर करने वाली बात हो या प्रदेश की आर्थिक स्थिति का जो वो ब्यौरा रख रहे थे, कैसे इसको देखा जाए? देखिए, जो व्यक्ति झूठ बोल के ही अपनी स्टेटमेंट देता है, आपने उनका वीडियो चलाया जिसमें वो कह रहे हैं हरियाणा में 55 लाख परिवार है। मतलब जो आदमी अपनी राजनीति की या प्रेस वार्ता की शुरुआती झूठ बोलकर करता है, हरियाणा में लगभग 70 लाख परिवार है। उस 70 लाख परिवार को 55 लाख परिवार कह रहे हैं। और कौन कह रहा है आर्थिक स्थिति की बात?
2011-12 में 3 कमेटियां कांग्रेस ने बनाई थी, जिनकी रिपोर्ट आई, वो सेन दास गुप्ता कमेटी थी, वो तेंदुलकर कमेटी थी और वो सक्सेना कमेटी थी। तीनों कमेटी ने ये कहा था कि 84 करोड़ भारतीय 20 रुपए प्रतिदिन पर गुजारा करते हैं। तब देश के प्रधानमंत्री भी कांग्रेस पार्टी से थे और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी कांग्रेस पार्टी के थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। इनके समय की 3 कमेटियों का मैंने उल्लेख किया है। और झूठ बोलकर जो अब जिसने मान लिया 15 लाख परिवार गायब कर दिए, अब उनका तो सारा समीकरण ही बदल गया। दूसरा, हमने बीपीएल में लोगों को राहत देने के लिए अभी तक स्कीम ये थी कि जिनकी आय 1,20,000 तक के हैं उन्हीं को केवल बीपीएल में डाला जाता था। हमने अन्य परिवारों को भी लाभ देने के लिए वो दायरे में लाने के लिए उनको नंबर बढ़ाए, यानी कि उनकी आय 1,20 से 1,80 कर दी है जी। कि जो इस बीच के लोग हैं उनको भी हमने बीपीएल माना है। और उसका पैसा प्रदेश सरकार देती है, क्योंकि 1,20 तक का तो केंद्र सरकार से आता है। उससे ऊपर हरियाणा के लोगों को लाभ देने के लिए, ऐसे नहीं कि वो लोग 1,20 के थे, जी। हमने ज्यादा नंबर हो इसलिए उस नंबर को बढ़ा दिया, वो हमने 1,80 कर दिया। जैसे जो वृद्धा पेंशन है, कांग्रेस के समय में इसके ऊपर क्राइटेरिया 2 लाख का था, हमने कहा नहीं, जो 3 लाख कमाते हैं हम उनको भी वृद्धा पेंशन देंगे। यानी कि हम आय बढ़ाकर उस नंबर को बढ़ा रहे हैं, ना कि आय कम करके बढ़ा रहे हैं। ये इनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनको वो पक्ष देखना ही नहीं है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो नंबर बताया, जो आंकड़ा बताया, वो बिल्कुल गलत बताया, फेक बताया। और मेरा एक निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, अगर भूपेंद्र जी हुड्डा जी इस डिबेट को अभी देख पाए या जब रिपीट होगी तब देख पाए, जी। जो भी वो विधानसभा में प्रश्न उठाएंगे, जी। जो उनकी प्रेस वार्ता में था, चाहे वो पीपी को लेकर हो, चाहे वो सीटैट को लेकर हो, चाहे वो अन्य बीपीएल को लेकर हो, इनका उत्तर जब प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी उत्तर देंगे, तो वो जो भाग जाते हैं अपनी बात कह के, जब वो बोलते हैं तो वो नजर नहीं आते किसी न किसी बहाने। तो वो विधानसभा में रहेंगे तब पता चल जाएगा कि उनके समय में कितनी गरीबी थी, हमारे समय में गरीबों को कितने घर दिए गए, यूएलबी के माध्यम से जो शहर है उनके माध्यम से कितने दिए गए, पंचायत के माध्यम से कितने दिए गए। इन्होंने कहा कि हमने 100-100 गज के प्लॉट दिए जी। आज तक वो लोग सड़कों पे घूमते हैं, आज तक वो हमसे मिलते हैं, कहते जी हमें ना प्लॉट मिले ना उसकी कोई रजिस्ट्री मिली। पंचायत से बात करते हैं तो पंचायत कहते जी हमारे पास जमीन ही नहीं है। तो हुड्डा साहब देते कहां से? उन्होंने गोहाना रैली में अनाउंसमेंट की थी हाउसिंग बोर्ड को लेकर, मैं खुद हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन रहा हूं, कि हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से इतने उनके समय की एक भी स्कीम सिरे नहीं चपाई, क्योंकि वो व्यवहारिक नहीं थी। जहां उन्होंने अनाउंस किया वो जमीनें सारी की सारी वो थी जिन पे मुकदमे चल रहे थे, और आज तक वो मुकदमे चल रहे हैं। मैं खुद हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन रहा हूं 3 साल, इसके नाते मैं आपको बता रहा हूं। जी। जी। तो केवल झूठ बोल देना और कुछ भी कह देना, मुझे लगता है हुड्डा साहब के लिए, जितने जिम्मेदार व्यक्ति मैं उनको मानता हूं, उनके लिए शोभा नहीं देता। आप हमसे कठिन से कठिन प्रश्न कीजिए, मेरे जो यहाँ मित्र बैठे होंगे डिबेट में वो हमसे क्वेश्चन करें, पर फेक चीजों पर ना करें। ठीक है, आप कह रहे हैं कि गलत आंकड़ा और गलत बात उन्होंने कही है। ठीक है, मैं विजय जी का रुख कर लेता हूं। क्योंकि 70 लाख हमारे परिवार पहचान पत्र है, तो 70 परिवार पहचान पत्र तो एक परिवार का हुआ ना। जब 70 लाख परिवार में पहचान पत्र है तो 70 लाख परिवार हो गए। चलिए, हाँ, मैं विजय जी का रुख कर लेता हूं। विजय जी, एक तो ये कहा गया यहां पर कि अगर हम दायरा बढ़ा रहे हैं, यानी कि अगर हम आय को बढ़ा करके और ये कह रहे हैं कि इन लोगों को भी हम शामिल करेंगे, तो इससे आर्थिक स्थिति कैसे खराब हो रही है। और दूसरा ये कि जो डाटा आप लोग रख रहे हैं वो सही नहीं है। जवाहर जी भी ये बात कह रहे हैं। विजय जी, देखिए, कहावत है छाछ बोले तो बोले छलनी भी बोले, जिसमें 100 छेद। खुद इनके राष्ट्रीय नेता मानते हैं कि इन्होंने चुनाव में जो वादे किए थे कि अच्छे दिन आएंगे, काला धन वापस आएगा, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, ये इनके चुनावी जुमले थे। ये तो खुद अमित शाह जी ने माना था। इसी तरीके से हरियाणा में ये झूठ 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 पर उतर रहे हैं। हुड्डा जी ने ये कहा है कि भाई आप ये मान रहे हैं कि हरियाणा की 70% जनता, 25,000 उनकी कमाई है परिवार की, वो लोग इसके दायरे में होंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा का इन्होंने हाल क्या कर दिया। हुड्डा जी के राज में जहां एक एक परिवार में एक एक वर्कर को जो तनख्वाह मिलती थी, या जो उनका सिस्टम था परिवार का, वो 50-50 हजार रुपए था, लाख रुपए था। वो इनके राज में वो लोगों की कमाई भी घट गई, प्लस में बहुत से लोगों के रोजगार चले गए, प्लस में जो महंगाई है वो कई 100 गुना बढ़ गई। भाई जो गुजारा लोगों का पहले 10,000 में हो जाता था, आज 30,000 में भी गुजारा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, टैक्सों की मार इतनी ज्यादा है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर हम देखें,
तो ये तो एक तरीके से खून चूसने का काम कर रही है सरकार, और घोटालों की सरकार है हरियाणा में। कौन कहता नहीं है? ठीक है, लेकिन कौशिक जी तो मुझे ये बताइए, मेरे अगर एक आंकड़े 20 से एक सही है, 80 गलत हो किया तो गया, उत्तर दे मुझे दीजिए एक बात भाई। बताइए, एक 20 से अगर एक 80 कर दी गई और उस दायरे को अगर बढ़ा रहे हैं तो जाहिर है लोग बढ़ेंगे उसके अंदर, तो इससे आर्थिक स्थिति खराब हो गई, ये कैसे समझ में आया? नहीं नहीं, हुड्डा जी के कहने का भाव है कि जो लोगों की आर्थिक स्थिति है, भाई अभी तो सरकार को निर्णय लेना पड़ा ना। भाई जो परिवार पहले 50,000 कमाता था, हम्म। आज वो 25,000 पर आ गया। इधर महंगाई बढ़ने से उनके जीवन में और ज्यादा त्रस्तता आ गई। ठीक है। तो कहने का भाव ये है, जब हरियाणा सरकार में ऐसी स्थितियां भी आई हैं कि इनको हरियाणा सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए कर्जे लेने पड़े, तो प्रदेश के हालात तो किसी भी नजरिए से अच्छे नहीं है। इनको अपने संसाधन बेचने पड़ रहे हैं। इससे बड़ी दुर्गति क्या होगी? भाई फरीदाबाद में नगर निगम की जमीनों की ऑक्शन हुई, क्यों भाई? क्यों आप इन सरकारी संसाधनों को, सरकारी जमीनों को क्यों बेच रहे हैं? आप क्यों हजारों करोड़ के घोटाले कर रहे हैं? सरकार खुद मान रही है कि नगर निगम में कई कई सौ करोड़ के घोटाले हुए, काम हुए नहीं और कागजों में पैसा चला गया। खाना पूर्ति के तौर पर कुछ अफसरों को गिरफ्तार कर लिया इन्होंने, और उसके बाद में 1 रुपए की रिकवरी नहीं की, क्योंकि खुद भाजपा के लोग उन घोटालों में ठीक है, शामिल रहे। लेकिन कौशिक जी, एक तो अब ये पीएम तो आवास कहेंगे योजना कि को लेकर भी वीडियो में भूपेंद्र चल हुड्डा, रही ठीक थी। है आपने कहा कि उनका ये ये तो भाव नहीं था, कहेंगे भाव कि समझा रहे हैं, मदन ठीक है, उस भाव को हम लोग भी समझ लेंगे, लेकिन मुझे बताइए पीएम आवास योजना को लेकर के भी जो सवाल खड़े किए, जवाहर जी कह रहे हैं कि वो तो देखिए खुद हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे, उनको तो पता है, जो आप 100-100 गज के प्लॉट की बात कर रहे हैं वो आज भी लोग परेशान हैं, कौन से प्लॉट दिए और कैसे आप लोगों ने लोगों को परेशान किया, और आज आप ये कह रहे हैं कि पीएम आवास में देखिए ये लोगों को मकान नहीं दे रहे। अभी आप सुन लीजिए गौर से, ध्यान से। हुड्डा जी ने घोषणा की, हुड्डा जी के राज में गरीबों को प्लॉट दिए गए, और उस कड़ी में हरियाणा की सारी पंचायत, जहां भी पंचायती सिस्टम है, वहां पर लेटर भी भेजे गए कि किस किस के पास कितनी जमीन है। जहां तुरंत में जमीन उपलब्ध थी वहां प्लॉट काट कर दे दिए गए। लेकिन हुआ क्या कि इनके झूठ और जुमलों में फंसकर जनता ने इनको वोट दे दी, ये लोग सरकार आ गई इनकी। उसके बाद से हुड्डा जी के हर काम पर ये इन लोगों ने लोगों के साथ ऐसे व्यवहार किया है जैसे एक गिद्ध मरे हुए लोगों के साथ, मरे हुए जीवों के साथ करता है। इन्होंने हर योजना में अड़ंगा लगाया, प्लॉट नहीं मिलने दिए तो बीजेपी की गवर्नमेंट ने नहीं मिलने दिए, खट्टर सरकार ने नहीं मिलने दिए, हुड्डा ठीक जी है, ने तो दिए और ताल ठोक कर दिए। और मैं आपने चैलेंज दिए, लेकिन करता आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने आकर के उसको गड़बड़ कर दिया। ठीक है, मैं अभी इसका जवाब लूंगा, लेकिन बिल्कुल गड़बड़ कर ठीक है, दिया। डहीनवाल जी, डहीनवाल जी, आप भी सहमत हैं क्या जो भूपेंद्र हुड्डा जो बात कह रहे थे? क्योंकि यहां तो ये कहा जा रहा है कि भाई अगर हम दायरा बढ़ा रहे हैं तो जाहिर बात है लोगों की संख्या बढ़ेगी, इससे आर्थिक स्थिति खराब हो गई, ये कैसे पता चला? देखिए, आर्थिक स्थिति की बात आयुष जी अगर हम करें तो जब भी सरकार से कोई भी व्यक्ति अगर कुछ मांगता है तो सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती। मैं उन भी चीज को लेके आना चाहूंगा कि अभी हमारे क्लर्क साथी हमारे धरने पर बैठे थे, जवाहर जी उनसे कई बार मुलाकात भी की है, आज जवाहर जी बैठे हैं तो ये बात आ भी गई, क्योंकि जवाहर जी ने ही ये कहा था कि जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो इतनी मजबूत नहीं, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा वजन पड़ जाएगा, इसलिए हम इनको वो जो स्केल मांग रहे थे वो नहीं दे सकते। वो एक अलग बात है, उनका धरना खत्म करा दिया, कैसे कराया कैसे नहीं कराया। और ये भी जवाहर जी को पता है कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शासन था तो 1,10,000 करोड़ का कर्जा हरियाणा प्रदेश पे था और आज 3.5 लाख करोड़ का कर्जा पार कर गया। तो वो कांग्रेस का शासन और उसके बाद 9 साल के इनके शासन में जो कर्जा बढ़ा है वो किस वजह से बढ़ा है? क्योंकि प्रदेश में कोई विकास हुआ नहीं है और केवल कर्जा बढ़ा है। वो कर्जा कैसे बढ़ा? कहीं ना कहीं प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो तंग हुई है। और रही बात ये कि ये कहते हैं कि हमने लोगों का विकास किया, लोगों का विकास नहीं हुआ। पहले एक 3 कैटेगरी होती थी, अमीर की, गरीब की, मध्यम वर्गीय। आज आयुष जी हालात क्या बने हुए हैं? चंद लोगों के हाथ में पूंजी जरूर जमा है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार था वो ऐसी उनकी हालत ये हो गई कि वो ना तो मध्यम रहा, वो गरीब में चला गया, ऊपर तो गया नहीं। तो इन्होंने गरीबों की जो संख्या है वो जो अभी ये कह रहे हैं कि हमने और उनकी दायरा बढ़ाने का काम किया है, वो इस प्रकार से इन्होंने दायरा बढ़ाया है। जो लोग मध्यम वर्गीय परिवार थे वो ऊपर नहीं जा पाए, वो नीचे आ गए। ये इन्हीं की ही कारस्तानी है। जो आमदनी उनकी घटी है और महंगाई जो बढ़ी है उसकी वजह से जिन लोगों को आगे तरक्की करनी थी उनकी तरक्की रुकवाने में अगर कहीं बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का शासन का ये सारा खेल है, ये महंगाई का खेल है। इनको जो कंट्रोल नहीं कर पाए जो महंगाई को, ये सारी चीज उसका खेल है। अगर हम किसी भी छोटी से छोटी चीज की बात करें तो वो महंगाई बढ़ी है, चाहे सिलेंडर की, गैस तेल की, दही की, जो भी इन्होंने जो भी कुछ काम करना था वो सारा महंगाई बढ़ाने का काम किया।
अभी आवास योजना की बात कर रहे हैं, आवास योजना के लिए इन्होंने, मुझे नहीं पता क्या प्लानिंग बनाई क्या नहीं बनाई, लेकिन अगर धरातल की बात करेंगे तो धरातल पर इस प्रकार के कोई भी काम नहीं हुए। और अगर इन्होंने कोई मकान, जो कहते हैं कि हम बीपीएल फ्लैट जो इन्होंने बनाए थे, हम हर व्यक्ति को मकान देने का काम करेंगे, एक बार ये आंकड़ा पेश करें, और आंकड़ा भी कौन सा पेश करें, वो पेश करें जहां पर रहते हैं। नहीं ठीक है, लेकिन आंकड़ा जो पेश करेंगे, लेकिन आप लोग आंकड़ों को भी तो नहीं मानते ना डहीनवाल जी। अब आंकड़ा पेश करेंगे तो आप कहेंगे कि देखिए ये आंकड़े इन्होंने रख दिए, ये ऑथेंटिक नहीं है। आप लोग आंकड़ों पर तो बहुत ज्यादा एतराज करते हैं। हम उसको मानेंगे, कैसे मानेंगे? अगर वहां पर इन्होंने फ्लैट्स बना लिए और वो फ्लैट्स बनकर अगर खंडर हो गए, उन लोगों तक वो सुविधाएं नहीं पहुंची, तो क्या आप उनको ये मानेंगे कि वो काम इन्होंने किया है? अगर ये कहते हैं कि हमने हॉस्पिटल, हमने ये आयुष्मान योजना की बात कर रहे हैं, या कि हमने आयुष्मान के कार्ड बना दिए, लेकिन क्या इनको ये पता है कार्ड इन्होंने बना दिया, लिमिट इन्होंने दे दी कि ये लोग इनको अवेल करेंगे, लोग यहाँ पर अपना मुफ्त में इलाज कराएंगे, लेकिन इनसे कोई पूछे कि आप ये प्राइवेट जो लोगों को आयुष्मान कार्ड की जो योजना दे रहे हैं, आप अपने सरकारी अस्पताल की व्यवस्था को क्यों दुरुस्त नहीं करते? लोगों को किसी न किसी हॉस्पिटल में जाने का चक्कर ही नहीं पड़ेगा। आप निजी लोगों को, आप प्राइवेटाइजेशन की ओर क्यों बढ़ा रहे हैं लोगों को? क्या सरकारी जो हमारी हॉस्पिटल्स हैं या जो हमारे सरकारी तंत्र है, आप उनको कमजोर करके आप प्राइवेट वालों को मजबूत क्यों करने का प्रयास कर रहे हैं? एक बार बीच में उत्तर देना चाहता हूं। ठीक है, आऊंगा जवाब जी में आता हूं। लेकिन डहीनवाल जी मुझे बताइए भाई, सब सारे लोग प्रदेश के अंदर जितनी जनसंख्या है, क्या सारा सरकारी अस्पताल में जाके इलाज कैसे? भाई प्राइवेट अस्पताल भी चल रहे हैं, अगर वहां मिल जा रहा है इलाज तो क्या दिक्कत है? लिस्टेड तो हर जगह है ना, आप सरकारी जाइए या प्राइवेट में जाइए। मेरी गुंजाइश अगर प्राइवेट की नहीं है, वो प्राइवेट की गुंजाइश नहीं है मेरी, तो क्या मैं मजबूरी में वहां पर जाकर अपनी जेब कटवाऊंगा? ये बात अब ये जवाहर जी एक चीज बताएं, अभी बता देता हूं। एक जवाहर जी एक चीज बताना कि आपका, मैं ये मानता हूं कि वहां पर सर्जरी हो जाए या इस तरह का जो उसमें धांधलीबाजी होती है वो जरूर होती है। अगर कोई गरीब व्यक्ति अगर वहां पर अपना ओपीडी में अगर उनका कोई इलाज हो जाता है और कई कई दिन तक उनकी सर्जरी अगर नहीं होती है, या उस सर्जरी से पहले का जो इलाज होता है वो उसमें कवर ही नहीं होता, और मैं आपको इस चीज के लिए चैलेंज करता हूं। ठीक है, आपने कहा कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कवर नहीं होता, ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगा जवाहर जी से, लेकिन पहले सुखबीर तंवर जी। सुखबीर जी, ठीक है, सुखबीर जी, आप भी सहमत हैं क्या इस बात से जो भूपेंद्र हुड्डा ने आज कहा? तंवर साहब म्यूट कर लें एक बार। अभी आवाज आ रही है? जी 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 जी, देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो वक्तव्य है उसका जवाब देंगे जवाहर यादव जी। उन्होंने गलत किया, ठीक किया, गलत रखे, ठीक रखे। विषय ये है कि परिवार पहचान पत्र की आड़ में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन सरकार ने 5 लाख से ज्यादा पेंशन काट दी और 10 लाख से ज्यादा राशन कार्ड काट दिया, आयुष्मान कार्ड काट दिए। और मुझे खुशी है, जवाहर जी भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि जवाहर जी ने भी मुहिम चला रखी है इनको ठीक करने के लिए। कहने का भाव ये है कि 2 वर्ष से ज्यादा हरियाणा प्रदेश की जनता को परिवार पहचान पत्र के नाम पे सिर्फ और सिर्फ दुखी किया जा रहा है, और इस बात का जवाहर जी के पास या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। इसके अलावा जिस प्रकार के भाई मैं बताऊंगा जवाब है या नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, आप दे देना। इसके अलावा तंवर साहब पॉइंट, हाँ पॉइंट रख दें, आप पॉइंट रख दें, जवाब ले लूंगा मैं। हाँ कोई बात नहीं, आप दे देना। भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय झूठे आंकड़ों के और कोई ऐसा काम नहीं है। और मैं परिवार पहचान पत्र की दोबारा बात बताऊं, हमारा आम आदमी पार्टी का बिजली आंदोलन चल रहा प्रदेश में, उसमें सारे लोग जा रहे हैं जनता के बीच में। परिवार पहचान पत्र इस प्रदेश में लोगों के लिए नासुर बन चुका है, ये धरातल की सच्चाई है। और अभी बात कर रहे थे पैसे की कि कमी नहीं है या कमी है, मैं उन पे नहीं जाता। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता कि हमारे यहाँ कासन के 1810 एकड़ जमीन है, ऑन रिकॉर्ड 55 लाख रुपए में ये उसका अधिग्रहण कर रहे हैं, जबकि वहां कीमत 10 करोड़ से ऊपर है। ये धरातल की सच्चाई है, दे देंगे जवाब, कोई बात नहीं। और जिस प्रकार के अनेक इन्होंने विषय चलाए हैं, सिवाय गुड़गांव में जिस प्रकार की लूट मची हुई है, वो सब भुगत भोगी हैं। और नगर निगम बाणेश्वर वो चाहिए नहीं लोगों को, आंदोलन चल रहे हैं। इसके अलावा बेरोजगारी में जिस प्रकार के आंकड़े आए हैं सीएमआई के, और महंगाई में भी जो आंकड़े आए हैं, हालांकि ये इनका इत्तेफाक नहीं, क्योंकि इनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य में, शिक्षा में हजारों स्कूल भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी गठबंधन की सरकार ने बंद करे हैं, इस पे कोई जवाब नहीं है। और स्वास्थ्य की अभी रजवंत भाई बात कर रहे थे, निश्चित तौर पे
स्वास्थ्य सुविधाएं शून्य है, ठीक है शून्य। तंवर और नहीं साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि किसी भी पैरामीटर्स पे सरकार खरी नहीं, नहीं उतर रही। आप कह रहे हैं कि किसी भी पैरामीटर पे खरी नहीं। आयुष गुड़गांव प्रत्यक्ष उदाहरण है। 10 साल में एक अस्पताल को ढा के उसमें निर्माण शुरू नहीं करवा पाए। ये दरअसल की ठीक है, सच्चाई चलिए सच्चाई आपने धरातल की बता दी, मैं इसका जवाब लेता हूं। जवाहर जी। देखिए, मैं अपने पहले तो कांग्रेस मित्र का जवाब देता हूं। आंकड़ों की बात करते हैं, मुझ पे नहीं, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर तो इनको विश्वास था या नहीं था। मैंने 3 रिपोर्टों का उल्लंघन किया जो 11 और 12 के उसमें आई। आज आबादी भारत की 150 करोड़ हो गई, उस समय तो शायद कम ही होगी, नहीं तो ये इस पे भी विवाद कर लेंगे जी, नहीं 10 साल पहले आबादी ज्यादा थी अब कम हो गई। उस समय तीनों रिपोर्ट, मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, ये गूगल पे जाकर उस रिपोर्ट को पढ़ लेंगे। मैंने उन रिपोर्टों का अध्ययन कर रखा है, चाहे वो तेंदुलकर कमेटी हो, चाहे सेनदास गुप्ता कमेटी हो, चाहे सक्सेना कमेटी हो। वो ये कहती थी कि देश में 84 करोड़ लोग 20 रुपए प्रतिदिन पर गुजारा करते हैं और 24 करोड़ लोग इस देश में 8 रुपए प्रतिदिन पर गुजारा करते हैं। ये मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूं, जो कांग्रेस के समय की 3 कमेटियां थी। और आप यहां बैठकर केवल भाषण देने से चीजें नहीं होती। या तो ये कह दीजिए कि देश के, आपकी बात का जवाब दे देता हूं। अरे सुनिए, चलिए, हाँ, कौशिक जी, ये आपके समय की रिपोर्ट है नंबर 1। अब मेरे मित्र कहते हैं कि जी आयुष्मान क्यों दिया। अगर हर जगह गरीब को क्या नाम है, स्वस्थ रहने का अधिकार नहीं है, कहीं पर मान लीजिए सरकारी सर्विस सुविधाएं नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो क्या गरीब को प्राइवेट हॉस्पिटल में काम अपना स्वास्थ्य इलाज कराने की उसको अधिकार है या नहीं है? अरे सुनिए भाई, सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं बीच में नहीं बोला था। और इस योजना को हमारे पड़ोस में राजस्थान की सरकार है, जिसको कांग्रेस की सरकार कहते हैं और जिसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। हमारे बाद इस योजना को अशोक गहलोत ने अडॉप्ट किया। क्या वहां सरकारी, और अशोक गहलोत ने यहां तक अडॉप्ट नहीं किया, उसने गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल को भी उसमें डलवाया कि राजस्थान का व्यक्ति हरियाणा में जाके भी इलाज करा सकता है। क्या उस मुख्यमंत्री को इतनी समझ नहीं थी कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए? आप तो दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, हम तो दूसरे प्रदेश की सुविधा नहीं दे रहे हैं। हमें लगा है कि हरियाणा ही सक्षम है। आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो मेदांता तक की परमिशन दे रखी है, मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूं। इसलिए कुछ भी आलोचना करने से पहले फैक्ट समझना चाहिए। अब मेरे मित्र कहते हैं पैसा जाता कहां से है। कांग्रेस के समय में 2014 के लास्ट में 21,82,000 सामाजिक पेंशन मिलती थी। हमने उसको बढ़ाकर 2023 में, जो मेरे पास 3 महीने पहले तक के आंकड़े हैं, वो है 30,78,000। ये सामाजिक पेंशन पे खर्च करते थे साल में 2,618 करोड़ रुपए। हम सामाजिक पेंशन यानी कि बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांग को देते हैं 10,157 करोड़ रुपए। आप 2,618 करोड़ रुपए देते थे, हम लोगों को देते हैं 10,157 करोड़ रुपए। आप कुछ भी आके फैक्ट्स कह देंगे, अपनी टीम से कुछ भी कह देंगे जी स्थिति, अगर हमारी स्थिति खराब होती, जो उन्होंने कलर का जिक्र किया, तो हम बगैर मांगे किसी को आपके मुकाबले लगभग 7,500 करोड़ रुपए अधिक नहीं दे रहे होते। वो रास्ता हमने खुद दिया है लोगों को। लेकिन जवाहर जी, इस पर तो कहना यह है कि जो आपने जो दायरा बढ़ाया वो इसलिए हुआ क्योंकि जो मिडिल क्लास था वो लोअर मिडिल क्लास में चला गया और इसलिए आपकी मजबूरी थी, आपको दायरा बढ़ाना पड़ा। नहीं, अरे सर, हरियाणा किस समय, मैं ये कहता हूं, चाहे हुड्डा साहब की सरकार रही हो, चाहे हमारी सरकार हो, दोनों में आर्थिक रूप से हरियाणा हमेशा पहले और दूसरे नंबर से देश में रहता है और वो आज भी है। आप केवल बोलने के लिए चीज बोल देंगे, मैं कहूंगा रिकॉर्ड पे दिखाएं। कोई चीज रिकॉर्ड पे दिखाएंगे, अब अच्छा है, रिकॉर्ड पे कुछ दिखाना नहीं। आप कुछ, अब जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवारों को, एक मिनट भैया, एक मिनट मेरे भाई, जब भूपेंद्र हुड्डा जी जैसे जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रह चुका, वो 70 लाख परिवारों को 55 लाख कर देगा, तो इससे मैं कैसे बताऊंगा? जो आदमी नी भी झूठ के आधार पे रख देगा, उसके आधार पे क्या बोलूंगा? मेरा तो कहना यह है, जो लोग टीवी पर सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, अगर हमने 12 लाख परिवारों को बीपीएल का सुरक्षा कवच दिया है, तो मान लीजिए वो जिनको मिला है, कांग्रेसी आपका अपमान कर रहे हैं। इन्होंने, आप इनके समय में 8,61,000 थे, उन्होंने इस संख्या को बढ़ने ही नहीं दिया कभी भी। क्या मेरे पास इनके समय के सारे आंकड़े हैं, अगर आप कहें तो पेपर में मैं दिखा सकता हूं। क्या किसी भी साल में इनको नहीं लगा इनको
इनके समय में संख्या केवल 8,61,000 की रही बीपीएल कार्ड की। और यही नहीं रहा, इनके समय में 11-12 में जो 9,94,000 थी वो इनकी घटते घटते 8,61 कर दी, क्योंकि ये बीपीएल की संख्या कम करके घटाते थे, ये दिखाने के लिए कि देखिए हमारे यहाँ इतने बीपीएल इतने कम हैं। हम चाहते हैं कि व्यक्ति को न्याय मिले, गरीब के हाथ में अन्न पहुंचे, उसको सुरक्षित रहे, उसको स्वास्थ्य मिले, उसको भरपेट भोजन मिले। हम इसके लिए दायरा बढ़ा रहे हैं। ये अपने को अच्छा दिखाने के लिए उनका नंबर घटाते थे, और उस समय कैसे बीपीएल बनते थे और आज कैसे बनते हैं ये समझ में आता है लोगों को। आज मेरे मित्र ने कहा कि हम कैंप लगा रहे हैं। सर, अगर लोगों तक चीजें पहुंचाने के लिए हम कैंप लगा रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, मैं ये चीज मान लेता हूं कि जो पेंशन कटी, ये मेरे मित्र ने जवाब किया था, मैं उसका उत्तर देता हूं। उसमें जिन्होंने आय जो इनकम टैक्स भरते थे वो कटी, जिनके यहाँ पहले नौकरी नहीं थी बाद में नौकरी आ गई, ऐसे लोगों की पेंशन कटी। कुछ पेंशन वास्तव में वो कटी जो नहीं कटनी चाहिए थी। वो गलती हमने सुधारी और उसको हमने ठीक कर लिया। मैं कब कहता हूं कि मानवीय गलती नहीं हो सकती, जब आप कोई भी प्रयोग करते हैं उसमें गलती थी, वो हमने गलती सुधारी। परिवार पहचान पत्र में अगर किसी की आय गलत दिखा दी, वो कैंप लगाकर आज वो गलती लगभग हम सुधार चुके हैं। परंतु हमने क्रांतिकारी कदम उठाए। आज बीपीएल के लिए आज जो व्यक्ति 60 साल का हो जाता है उसको अपना आप कर्मचारी जाता है उनके घर पे और सिर्फ वो 1% पूछता है कि आप ये पेंशन लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हाँ हम इस दायरे में आते हैं फिर भी पेंशन नहीं लेना चाहते। हमें ऐसे लोग भी मिलाते हैं। केवल वो उसके हस्ताक्षर कराता है और उसकी पेंशन ऑटोमेटिकली बन जाती है। लोग याद करें पहले पेंशन बनाने के लिए किस तरह से पॉलिटिकल नेताओं के यहाँ जी हजूरी करती थी। हमने हरियाणा के लोगों को, मुख्यमंत्री ने स्वाभिमान दिया है। उन्होंने कहा जो गरीब का हक है, जो उस श्रेणी में आता है उसके लिए उस बेचारे को भागना ना पड़े, करने ना पड़े। नहीं बताया ताकत नहीं, ठीक है। अब एक एक करके अभी विजय जी, ठीक है डाइनवाल जी मैं आऊंगा, मैं अभी आ रहा हूं, आपके ही पास आ रहा हूं। पहले अभी कौशिक जी, एक सेकंड। हाँ, विजय कौशिक जी। भाजपा के मासूम प्रवक्ता बड़े आंकड़े खेल रहे हैं। देश की मोदी सरकार मानती है कि 125 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोग सरकार के 5 किलो गेहूं पर जिंदा हैं। पेपर दिखाएंगे इसका? जो हमारी सरकार मानती है पेपर दिखाएंगे? आपने कहा कि मेरी सरकार मानती है कोई, मैं पेपर दिखा रहा हूँ। बिल्कुल, मैं चीजें रिकॉर्ड गूगल पर सर्च कर लीजिए। अब पेपर दिखाइए। आप गूगल खेल रहे थे अभी। पेपर दिखाइए। मैं पेपर लेके बैठा हूँ साहब, मैं पेपर बता सकता हूँ, डेट बता सकता हूँ। अभी गूगल पर सर्च कीजिए। लगा रहे हैं मेरी सरकार का नाम अभी उसका अरे कमाल की बात है, हम रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। मासूम मत बनिए, सरकार का दावा है 80 करोड़ लोग, मासूम की शब्दों देश के 80 करोड़ लोग आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ। 5 किलो गेहूं पर जिंदा है। आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ। अरे भैया, बड़े गूगल खेल रहे थे, मोबाइल आपके हाथ में। गूगल नहीं खेला, ये रिकॉर्ड है विधानसभा में। ठीक है विजय जी, ठीक है। वो तो रिपोर्ट के आधार पे कह रहे थे कि आप वो रिपोर्ट अगर आपको पढ़नी तो आप देख लीजिए, गूगल पर भी है, लेकिन अभी आंकड़ों की बात हो रही ना। हाँ, बताइए विजय जी। हाँ, तो सरकार के मुताबिक 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं पर जिंदा हैं। इससे पहले कोरोना पीरियड में 5 किलो गेहूं सरकार की, हरियाणा सरकार की तरफ से दिया जाता था। 5 किलो गेहूं केंद्र सरकार की तरफ से। हरियाणा सरकार ने वो 5 किलो गेहूं क्यों बंद किया? क्योंकि केंद्र सरकार का जो 5 किलो गेहूं मोदी जी के नाम पर जाता था उसको शुरू रखा गया और वो 5 किलो बंद कर दिया। हरियाणा ही नहीं, सारे राज्यों में ऐसा हुआ। कल को ये कहेंगे कि गुड़गांव में मेट्रो भी इन्होंने चला दी, फरीदाबाद में भी मेट्रो इन्होंने चलाई है। जो हमारे सारे काम है उनका श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। भाई कांग्रेस सरकार, भाई बता रहा हूं एक चीज, कांग्रेस सरकार जब जीएसटी लेकर आ रही थी और हमारे यहाँ मैक्सिमम 18% जीएसटी का प्रावधान था तो ये लोग विरोध करते थे। आज 28% जीएसटी तक लगाकर बैठ चुके हैं। ये विदेशी पूंजी निवेश 49% तक का विरोध करते थे। आज इन्होंने 100% विदेशी पूंजी निवेश को मंजूरी दे दी। ये तो स्वदेशी की बात करने वाली भ्रष्टाचारी सरकार है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। निचले स्तर पर आम जनता की हालत इतनी खराब है, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर इतना बड़ा घोटाला हुआ है। कांग्रेस सरकार आएगी, इनके हर घोटाले की जांच कराएगी। इन्होंने चाहे नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो खामियां हैं भाई, अगर ठीक है कोई नई योजना लाए हैं, अगर उसमें किसी तरह की दिक्कत है तो उसको हम करेक्शन करके सही कर रहे हैं। कमाल है, जनता लुट गई और ये कह रहे हैं अब हम करेक्शन कर देंगे। प्राइवेट कंपनी पैसे खा गई,
जनता कर्मचारियों को रिश्वत दे देकर खुद इनकी भाजपा विधायक की एक वीडियो जो रिकॉर्डिंग मार्केट में घूम रही है, जिसमें वो ये कह रही है कि एक परिवार से प्रॉपर्टी आईडी सही करने के 1 लाख रुपए ले लिए। तो ये इतनी झूठ के पुलिंदे की सरकार है। हकीकत ये है कि इनके नेता जब फरसा उठाकर कहते हैं गर्दन काट दूंगा, वो तो बहुत अच्छे हैं। इनकी कथनी और करनी में इतना बड़ा भारी अंतर है कि बहन की और बाप की गाली बता, मुद्दों पर डिबेट नहीं करेंगे। कंपनी को आपके नेता ने, मैं सब गाली का इस्तेमाल नहीं कर सकता। कैथल में आपके नेता ने बाप और बेटी के रिश्ते को नहीं छोड़ा। बताइए, कुछ भी बोल देंगे चाइना की कंपनी, चाइना की कंपनी कूड़ा उठा रही है, उठा रही है। क्या किया रणदीप सुरजेवाला ने? मोदी राज में स्वदेशी की बात आपके यहाँ और कूड़ा उठा रही है चाइना की कंपनी। और ये कहते थे चाइना की कंपनी कूड़े से बिजली बनाएगी, और कूड़े का पहाड़ तैयार कर दिया गुड़गांव फरीदाबाद रोड पर। अरे रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बाप बेटी संबंध बनाते हैं। क्या कांग्रेस के परिवारों में बाप बेटी संबंध बनाते हैं? क्या शर्म नहीं आती? क्या बोलते हो? मेरी बात सुनिए, शर्म तो आपको आनी चाहिए। आपके नेता ने कहा, ठीक है, चलिए। आपने रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ ठीक है। अब बयानों में अगर आप लोग जाएंगे तो मुझे लगता है कि इस तरह से फिर बयानबाजियों में ही हम लोग उलझे रह जाएंगे। आज के विषय पर आएंगे। ठीक है, अभी डहीनवाल जी, कौशिक जी आपकी बात आ गई, अभी एक सेकंड। ठीक है डहीनवाल जी, डहीनवाल जी, ठीक है। कौशिक जी आपकी बात आ गई, अब थोड़ा सा धैर्य रखें। हाँ डहीनवाल जी, डहीनवाल जी, अरे भैया डहीनवाल जी, ठीक है, ठीक है। कौशिक जी और जवाहर यादव जी, ठीक है। अब आप लोग देखिए बयानों में उलझ गए, बयानों में उलझ गए। आज के मुद्दे पर रहते हैं हम लोग। एक सेकंड, दोनों लोग शांत हो जाए। डहीनवाल जी, हो गया। कौशिक जी, रजमन डहीनवाल जी, कौशिक जी शांत हो जाएं। ठीक है, अरे कौशिक जी, विजय कौशिक जी बात आ गई आपके, थोड़ा सा शांत हो जाएं। डहीनवाल जी, अभी डहीनवाल जी, रजमन डहीनवाल जी, विजय कौशिक जी बात आ गई। ठीक है, अब आप बयानों में मत जाएं, नहीं तो चर्चा बहुत लंबी जाएगी फिर। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मैंने किनके नेता ने कहा कि हरियाणा में जवाहर साहब 2 मिनट ठीक है, अब जवाहर जी, अभी डहीनवाल जी, कौशिक जी थोड़ा सा शांत हो जाएं। दोनों लोग शांत हो जाएं। अभी डहीनवाल जी का समय। डहीनवाल जी, रजमन डहीनवाल जी, जो इन्होंने आवास योजना बनाई, मैंने इनसे यही तो पूछा था कि आपने कोई अगर फ्लैट्स वगैरह बनाए हैं, बीपीएल के लिए कोई फ्लैट्स बनाए हैं, तो वो धरातल पर कितने कामयाब हैं? क्या उनमें लोग जाकर रहने लगे? नहीं रहने लगे। मैं यही तो बताना चाह रहा था कि इन्होंने जो सरकार ने जो मैंने भी कहा है, प्राइवेट बिल्डरों के साथ सेटिंग करके उसमें परसेंटेज जो होती है वहां पर लोगों की भी हमारी सरकार। अरे ठीक है, आप कौशिक जी अब डहीनवाल जी को बोलने दीजिए भाई। ठीक है, वहां पर झाड़ खड़े हैं। और जहां पर मैं बार बार यही कह रहा था कि आपने जो 3.5 लाख करोड़ का जो कर्जा किया है, वो कर्जा कैसे किया, क्यों किया? आपने 10,000 करोड़ का बता दिया, कोई 12,000 करोड़ का कर्जा बता दिया। इससे कर्जा नहीं बढ़ा, कर्जा बढ़ा है आपके खाने से, कि आपने पैसे इतने खा लिए कि आपका पास आपको हिसाब नहीं है। आपके 200 करोड़ रुपए के आपने फर्जी बिल पेश करके आपने जनता के पैसे को खाया है, और आपके पास हिसाब है नहीं उसका। आपने वहां पर घोटाला किया है। और मैं आपको एक बार बात बताना चाहूंगा कि जो आप ये कह रहे थे ना कि 80 करोड़ लोगों की, ये 80 करोड़ नहीं है, ये 81 करोड़ 35 लाख लोग हैं जिनको आपने ये कहा है कि ये इनको हम 5 किलो अनाज देंगे। ये कोई बात झूठ नहीं है। हमारे भाई कुछ आंकड़े कम कर रहे थे, मैं ये भी आंकड़े आपके दिए हुए हैं। और अगर आपकी जो बात है वो आप यही है, 3 रुपए किलो गेहूं और 2 रुपए किलो चावल देने की बात हुई है। 81 करोड़। आपके ध्यान होगा एक बैग भी दिया था जिसमें मोदी जी की फोटो लगी थी, वो बैग भी आजकल बाजार में घूमता हुआ मिल रहा है। वो इसीलिए तो दिया था, उसमें चावल कम थे, 5 किलो चावल ज्यादा थे, वो बैग महंगा था। ये पैसे वहां पर लगे हैं, आपके प्रचार प्रसार में लगे हैं। जनता के लिए आपने क्या काम किया वो हरियाणा की जनता भी जानती है। काम कुछ भी नहीं हुआ। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी खुद जवाहर साहब मानते हैं कि भाई हर व्यक्ति इलाज नहीं करा सकता। ये आज खुद मानते हैं कि सिविल हॉस्पिटल्स की हालात ठीक नहीं है। अकेले सिविल हॉस्पिटल की हालात नहीं है, हालात किसी भी विभाग की ठीक नहीं है, हर विभाग की। अगर आप फैमिली आईडी की बात करें, प्रॉपर्टी आईडी की बात करें, तो जनता को तो इन्होंने लाइनों में लगा रखा है। और बीजेपी वाले जो हमारे साथी हैं, ये कैंप नहीं लगा रहे। ये क्या है कि इनके पास कोई लोग तो आते नहीं थे, इन्होंने फैमिली आईडी जो प्रॉपर्टी आईडी जो गलत हो रहे हैं उनको लोगों को बरगलाकर अपने पास बुलाते हैं कि हम आपका काम करा देंगे। लेकिन और तो किसी की सुननी नहीं है। और उनके पास लोग आते हैं, उनसे फोन नंबर लेते हैं, उनको मीटिंगों में बुलाते हैं। इनके पास ये काम धंधा बचा है, और तो इनके पास कुछ है नहीं। चलिए, ये बड़ी ये आपने बहुत दिलचस्प बात बताई। ठीक है, एक आवास योजना की बता रहा हूँ। गाँव में हालात जाकर देखिए, आज कूड़े के ढेर लगे हैं,
कूड़े के ढेर लगे, उसकी चिंता नहीं है। बेरोजगार, भ्रष्टाचार इनमें आकंठ हो डूबे हुए हैं, ये बेरोजगारी का इतना चरम सीमा पर है, लोगों को बिल्कुल ठीक है डहीनवाल जी, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं मुझे लगता है कि इसीलिए तो इस देश के अंदर ये व्यवस्था है ना कि हर 5 साल के बाद इसका टेस्ट होता है और जनता ये फैसला कर देती है कि आप सही कह रहे हैं या सत्ता पक्ष सही कह रहा है, और हम लोग इंतजार कर लेते हैं इसी चीज का। बहरहाल अब समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, चर्चा मुझे यही समाप्त करनी पड़ेगी। आप लोग का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आज आपको बता दें कि कई ऐसे सवाल हैं जो भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से उठाए गए थे, लेकिन अब इसका जवाब सत्ता पक्ष के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन देखना यह है कि जो आंकड़े रखे जा रहे हैं उसको जनता किस नजरिए से देखती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।